नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। राजधानी दिल्ली की बदहाल सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए दिल्ली की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम आतिशी समेत आपके दिग्गज नेताओं ने सड़कों पर उतरकर अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान आतिशी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दिशा में दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर उतरकर सड़कों का निरीक्षण कर रहा है और ऐसे में सीएम आतिशी ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो एक्शन में है दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर ये निर्देश दिए जाए। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, दिल्ली के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। उनकी साजिश थी कि किसी तरह से जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही थी, उस काम को किसी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश हर तरह से नाकाम है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के सारे रुके हुए काम करवाएगी। जैसा आपको पता है कि दिल्ली में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। वो टूटी हुई हैं, कहीं पे पानी की पाइपलाइन, कहीं पे बीएसईएस की लाइन, कहीं पे आईजीएल की लाइन डलने के बाद सड़कें रिपेयर नहीं हुई हैं। बरसात की वजह से भी काफी सड़कें टूटी हुई हैं। तो दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट और आज से सारे विधायक भी अपने अपने एरिया में निरीक्षण की शुरुआत कर रहे हैं और इस निरीक्षण के आधार पर आने वाले 2 से 3 दिनों में हर जगह सड़कें ठीक करने का काम शुरू हो जाए। केजरीवाल जी ने जो मुहिम दिल्ली में अब शुरू की है जेल से आने के बाद कि दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है, उसका असर अब दिखने लगा है। पहले अरविंद जी गए थे, फिर बाकी मिनिस्टर्स भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इसी तरह से बहुत जल्द अब दिल्ली गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आप देखिए, ये सड़क कल तक बहुत इस पर गड्ढे थे, तो इसका इंस्पेक्शन किया गया था कल और आज ये बनके सही हो गई है। अभी इस पर थोड़ा सा काम रह गया है, आज रात को और बनके सही हो जाएगी। तो इसी तरह से एक्टिव मोड में सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी नज़र रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सबको उनके निर्देश हैं कि पूरी दिल्ली को गड्ढा मुक्त करना है। बीजेपी वालों ने पिछले 1 साल में पूरी दिल्ली को परेशान करने के लिए गड्ढा जगह जगह गड्ढे किए हैं, सड़कें बनने का काम रोका है, रिपेयर नहीं होने दी गई है। लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि अरविंद जी जेल में रहें और दिल्ली के लोग परेशान रहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते ही काम के मोड़ में लग गए हैं। ना उनकी ईमानदारी की छवि पे कोई ऐसा दाग लगा है जिसको जनता स्वीकार। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 40 सीटों पर होने वाली इस वोटिंग को बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में जम्मू की ज्यादा सीटों पर मतदान देखने को मिलने वाला है। 2014 के बाद से ही कई सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। इसके ऊपर कुछ सीटों पर एनसी और पीडीपी ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग सहित 415 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इसके अलावा इस चरण में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन और नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के अध्यक्ष देव सिंह जैसे प्रमुख नेताओं की किस्मत दांव पर है। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। एनसी और पीडीपी में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। 8 अक्टूबर को जनादेश आएगा और जनता यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता 10 साल बाद चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिला। मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में
मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहां पर सत्ताधारी पार्टियों ने इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। सन 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ा करके 6 बरस कर दिया गया। बड़े लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद। तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब हमको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। कश्मीर की आवाम ने, मतदाताओं ने वोट दिए हैं और लगातार लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद देता हूं। मैं चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, चुनाव आयोग के सभी, ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का बड़ा फेस्टिवल, बड़ा पर्व बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। वही खबर बाराबंकी से है, जहां 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत से हड़कंप मच गया है। एक फैक्ट्री के डीजल टैंक में सफाई करने के लिए तीनों मजदूर टैंक में उतरे थे। इस दौरान उनकी दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल जहांगीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत भटेहटा गांव में ये तीनों मजदूर डीजल टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे। फैक्ट्री के अंदर बने डीजल टैंक की सफाई के लिए पहले एक मजदूर उतरा, लेकिन लौटा नहीं। फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरा मजदूर टैंक में गया और इसके बाद तीसरा मजदूर, लेकिन आखिर में तीनों वापस नहीं लौटे और तीनों की ही टैंक में दम घुटने से मौत हो गई। बाद में टैंक में तीनों को बेसुध देखा गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को भी सूचना दी गई। ये जो गणपति एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो थाना जहांगीराबाद और सदर जो तहसील है इसमें आती है। यहाँ पे जो एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें यहाँ पे पेट्रोल और इनका जो अन्य चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती थी, वहाँ पे जब चैम्बर में किसी वजह से जब यहाँ के ऑपरेटर और जो टेक्नीशियंस 1 बाय 1 उतरे और वहाँ पे गैस की वजह से या किसी अन्य वजह से जब वहाँ पे उनको सफोकेट हुए तो तीनों 1 बाय 1 तीनों गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों वहाँ पे अचेत हो गए। तुरंत यहाँ फैक्ट्री के जो संबंधित यूनिट के जो इंचार्ज होंगे इनको उन्होंने देवा में जो CHC है वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इस संबंध में अभी इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। और इस संबंध में एक जांच भी हो रही है कि किन परिस्थितियों में वो नीचे गए और क्या ऐसी वजह थी कि इनकी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि 3 मजदूरों की मौत हो गई है, वो भी दर्दनाक मौत। में बघेटा गांव के गणपति इंटरप्राइजेज लिमिटेड फैक्ट्री है, इसका कारखाने के और राइस मिल, तो दूसरी ओर मुर्गी दाना बना हुआ है। तो वहीं पे कुछ दूरी पर इसका जो है डीजल प्लांट रखा था, तो डीजल आया हुआ था। तो कारखाने के जो मालिक है उन्होंने बताया कि डीजल उतारने से पहले टैंक को साफ कर दिया गया। टैंक को साफ करने के लिए 3 मजदूर लगाए गए, उसमें एक मजदूर पहले गया, उसके बाद कुछ देर बाद वो नहीं लौटा तो दूसरा मजदूर गया, दूसरे के बाद जब तीसरा पहुंचा तो इस तरह से जब वो तीनों वापस नहीं आए तो लोगों को खुशी हो गई। उसके बाद जब वहां पे जाके देखा गया तो तीनों मजदूर बेहोश पाए गए, उनको वहां से निकाला गया। निकालने के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल था।
इन लोगों को TSC देवा ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इनका देर रात PM कराया गया। जी बिल्कुल सिद्दीकी, क्या सफाई के दौरान सेफ्टी को दरकिनार कर दिया गया? कैसी लापरवाही, क्या पहले से ही नहीं तय की गई कि किस तरीके के अंदर में स्थिति है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ के बिना ही क्या ये लोग सफाई करने के लिए उतरे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक बड़ी लापरवाही थी, कोई सेफ्टी नहीं थी इसमें और ना ही कोई इंतजाम किए गए थे, क्योंकि इससे पहले भी जो सफाई होती थी तो इसी तरह मजदूरों को उतार के सफाई करा दी जाती थी और मजदूर चले जाते थे। लेकिन अब की जब वो टैंक में मजदूर गए तो वहाँ पे किसी तरीके की गैस बन गई, गैस से जिससे उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगी। उसके बाद इन लोगों की मौतें हो गई। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि मजदूर तो काम करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह की कोई सेफ्टी का सामान मौजूद नहीं फैक्ट्री में कराया जाता है। लेकिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो लोग काम करके चले जाते हैं। फैक्ट्री मालिक बस अपना काम निकालना जानता है, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करना जानता। जी बिल्कुल सिद्दीकी, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि अभी किसी की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। उनके माता पिता तहरीर दें तो छानबीन होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन अपने स्तर से पुलिस भी कार्रवाई करेगी कि क्या वजह थी और किस तरह से ये हादसा हुआ, क्योंकि हादसा बहुत दर्दनाक है। 3 लोगों की मौत हुई है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन भी इसकी जांच कर रहा है। बिल्कुल सिद्दीकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ? नहीं श्रुति जी, अभी बता दें कि कल रात में ही देर रात पोस्टमार्टम हुआ। आज जो है उनका दाह संस्कार सुबह कराया जा रहा होगा। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है, किसी ने अवेलेबल नहीं कराया, लेकिन जो भी रिपोर्ट निकल के आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। खबरों में बढ़ते आगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिसंबर में होने वाला है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार तैयारियों में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर मीट का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस दौरान 8 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश संबंधी MOU साइन किए गए, जिसमें CM भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी मौजूद रहे। इस इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन किए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां तेज हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। कुलदीप, राइजिंग राजस्थान समिति की तैयारी तेज हो गई है, आयोजन भी किया गया इन्वेस्टर मीट का, क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में? देखिए, राजस्थान में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट भजनलाल सरकार की बनते ही, और ये पहला साल जब कंप्लीट होने वाला है मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर, तो उस संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि तमाम राजस्थान में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, हमने देखा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब रही, उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, और तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के 4थे या 5वें साल में इन्वेस्टमेंट समिट को किया है। ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहले साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम किया है। हालांकि इसे लेकर हमने देखा पहले महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में, तो तमाम जो तैयारियां थी वो राइजिंग राजस्थान को लेकर, इन्वेस्टमेंट में अभी की तैयारियों को लेकर, और सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है कि राजस्थान में ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें देश दुनिया के कई जो इन्वेस्टर्स है, कई उद्यमी है, वो शामिल हुए। कल दिल्ली में आयोजित इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री खुद कर्नल राज्यवर्धन राठौर इस समिट में शामिल हुए। उनके साथ राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और कई जो अधिकारी थे वो शामिल हुए हैं। हालांकि राइजिंग राजस्थान को लेकर जो समिट है वो काफी जो तेज गति से इस बार काम किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री जापान जाके आए हैं, जापान से भी वहां पर जो समिट्स है उनमें तैयारियों को लेकर सिंगापुर में भी हो गया है। तो ये माना जा सकता है कि अब जब 2 महीने का वक्त बचा है राइजिंग राजस्थान को लेकर,
और उस 2 महीने के अंतराल के अंदर मुख्यमंत्री चुनावों में बिजी है। और जहां हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में वो स्टार प्रचारक भी है, हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी गए, झारखंड में भी गए, और अब उनके ऊपर प्रदेश की कई जिम्मेदारियां हैं, जिसे लेकर संगठन की बैठकों के साथ साथ वो अब राइजिंग राजस्थान को लेकर भी प्राथमिकता दिखा रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस तरीके की प्रदेश में स्तर पर तैयारियां की जा रही है, इस बार इन्वेस्टमेंट को लेकर राजस्थान एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने वाला है, क्योंकि खुद उद्योग मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो और पर्यटन के क्षेत्र को लेकर उद्योग में हो, तो तमाम जो इस बार जो इन्वेस्टमेंट है उसका दायरा बढ़ाया गया है और कई रियायतें राजस्थान के और गैर राजस्थानियों को देने की इस बार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारी तेज हो गई है, कई कंपनियों ने MOU साइन किया है। कौन कौन सी वो कंपनी है जो राजस्थान को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, राजस्थान में जब आज दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में 8 लाख करोड़ रुपए का MOU तैयार हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी से ये MOU साइन हुए हैं और खासतौर पर वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो सोलर पावर प्लांट और इसके साथ ही जो खनिज पदार्थों के खनन को लेकर राजस्थान में अपना जो व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उनसे लेकर एक बड़े नए दरवाजे खोले गए हैं। राजस्थान में सोलर प्लांट को लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, ये तमाम जो सरहदी जिले हैं जहां पर तमाम तैयारियां सोलर पावर प्लांट को लेकर की गई है, क्योंकि हमने देखा कि जो राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में भी खासतौर पर ध्यान दिया है कि राजस्थान जहां पर साल के तमाम दिन गर्मी पड़ती है सरहदी जिलों में, उन जगहों पर व्यापार का और आगामी इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। उसके लिए दिल्ली की कुछ 6 कंपनियां इसमें शामिल की गई है और इसके साथ ही वहां समिट में हैदराबाद और बेंगलुरु से भी 4 कंपनियों के साथ MOU हुआ है। और ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान में इस तरीके के अब जब विकासशील प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो मुख्यमंत्री की ये अपेक्षाएं हैं कि राजस्थान में अब जब देश और दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, तो राजस्थान के उद्यमी भी, क्योंकि हमने देखा कि जहां जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर जो प्रवासी राजस्थानी है उनसे मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में जितने लोग वहां पर आ रहे हैं उनके लिए अलग से इस बार स्क्रूटनी की गई है, जिसमें राजस्थान के लोगों को कुछ रियायत देने की उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां तेज हो गई है, दिसंबर महीने में ये समिट होना है। वहीं सरकार के दावों की पोल खुल गई है। प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री जन मिशन योजना सिर्फ झूठे वादे हैं। हितग्राहियों के साथ छलावा किया जा रहा है। सालों से एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों ने पानी और जरूरी सुविधाओं को लेकर निगम जोन 9 का घेराव भी किया। सुशीला बबला धीवर पार्षद के नेतृत्व में निगम जोन 9 का घेराव किया गया। लोगों के कई सवाल है। लोगों को कहना है कि 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु उसका अब आवंटन क्यों नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास बनकर उनके मूलभूत सुविधा, लाइट, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेगा। वहीं लोगों का सवाल ये भी है कि वार्ड में जितने भी ठेकेदार है, कुछ ठेकेदार काम छोड़कर क्यों भाग रहे। अब काम कौन करेगा। 2 क्षेत्र को मिलाकर एक वार्ड बनाया गया है, लेकिन दोनों क्षेत्र में अंधेरा कायम है। मूलभूत सुविधा, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, प्रधानमंत्री आवास योजना में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, लोग बेहद आक्रोशित है और निगम जोन का भी घेराव किया उन्होंने। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का? जी श्रीमती, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही वो भी राजधानी रायपुर में हजारों के तादाद में लोग रहते हैं। उसके सालों से वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री मोदी की जल नल मिशन योजना भी प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन कहीं न कहीं उसकी जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है और हितग्राहियों का यहाँ पे सीधा आरोप है कि हम लोगों को सालों से सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे ठगा गया है, हमको कोई जमीनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक एक बूंद पानी के लिए सालों से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में हमारे साथ जो है
यहाँ की पार्षद है वार्ड की सुशीला पबला ढीवर जी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा निगम का आज घेराव होना है। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं, ये कुछ बताना चाहेंगी। जी मैम, क्या समस्या है आपको? और आगे पैसा है, निगम घेरने का शौक हमको भी नहीं लगता, लेकिन चौतरफा दबाव जनता का जब हमारे को पड़ता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम उत्तर लेने आए हैं यहाँ पे कि भैया वार्ड में 2-2 पानी टंकी है, वार्ड की आबादी 80,000 है। अब आप 3 मीटर 4 मीटर पानी दोगे तो हम पानी की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करें? दूसरा, इतना बड़ा वार्ड है, बहुत साकरे वार्ड, पूरे रायपुर का जनसंख्या को ला के मेरे वार्ड में आप शिफ्ट करते हो, उसके बाद उनको मूलभूत सुविधा नहीं देते हो। लाइट के लिए हालाकान रहते हैं लोग, पानी के लिए रहते हैं, साफ सफाई के लिए बिल्कुल मनोज, लोगों को काफी दिक्कत है और ऐसे में प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों ने निगम जोन का भी घेराव किया है मनोज, और ऐसे में सरकार के दावों की पोल खुल गई है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो पीएम आवास हितग्राहियों ने ये तमाम आरोप लगाया है प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। जल मिशन योजना सिर्फ झूठे वादे हैं, लोगों का ये कहना है। हितग्राहियों के साथ छलावा किया जा रहा है, सालों से एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों ने पानी और जरूरी सुविधाओं को लेकर निगम जोन 9 का घेराव भी किया है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि सेंसिटिव जो क्षेत्र है वहां पर क्राइम के आंकड़े भी बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास बनाकर उनके मूलभूत सुविधाएं, लाइट, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि इन सुविधाओं की व्यवस्था कौन करेगा? साथ ही वार्ड में जितने भी ठेकेदार है, कुछ ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए। तो लोगों ने निगम जोन 9 का घेराव किया है। लोगों की तमाम मांगे हैं, अहम मांगे क्राइम को लेकर भी है, सुरक्षा को लेकर है। उनका कहना है कि सेंसिटिव क्षेत्र है और वहां पर क्राइम चरम पर है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार के दावों की पोल खुल गई है और ऐसे में लोग बेहद आक्रोशित हैं। लोगों ने निगम जोन 9 का घेराव भी किया है और तमाम सवाल पूछे हैं सरकार से। तो पीएम आवास हितग्राहियों ने ये तमाम आरोप लगाया है। तो प्रधानमंत्री जल मिशन योजना सिर्फ झूठे वादे हैं, ये कहना है उनका। और पानी के लिए भी, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो लोगों ने निगम जोन 9 का घेराव किया है और पीएम आवास हितग्राहियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री जल मिशन योजना, लेकिन अब लोगों का कहना है, हितग्राहियों का कहना है कि ये योजना सिर्फ झूठे वादे हैं और लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनवाते हैं। का भी आज यहां पे हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी, वह हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है और ओलंपिक में प्रतिभाग करना ही बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए परिश्रम करना होता है, उसके लिए उसके अनुरूप अपने आप को तराशना पड़ता है। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन खिलाड़ियों ने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम की जो प्रकाष्ठा है उसको छूने का काम किया, तब वह देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक जैसी प्रतिष्ठित मंच पर जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, अपने देश का झंडा गाड़ा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।